दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 अप्रैल 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। तो दोस्तों आज ईद का दिन है। पूरे भारतवर्ष में बड़ी ही धूमधाम के साथ ईद मनाई जा रही है। ऐसे में आप सबको केडीबी लाइव की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद एवं शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि 10वें महीने शव्वाल की पहली चांद वाली रात ईद की रात होती है। इस चांद को देखे जाने के बाद ही ईद उल फित्र का ऐलान किया जाता है। इस साल आज यानी कि 22 अप्रैल 2023 को ईद मनाई जा रही है। इस ईद को मीठी ईद या फिर सेवइयों वाली ईद भी कहते हैं। ईद का त्यौहार भाईचारे को बढ़ावा देने वाला और बरकत के लिए दुआएं मांगने वाला पर्व है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ईद क्यों मनाई जाती है, तो बात करते हैं कि पवित्र कुरान के मुताबिक रमज़ान के पाक महीने में रोजे रखने के बाद अल्लाह एक दिन आपके बंदों को बख्शिश और इनाम देता है, इसलिए इस दिन को ईद कहते हैं। बख्शिश और इनाम के इस दिन को ईद उल फित्र कहा जाता है। मुसलमान ईद में खुदा का शुक्रिया इसलिए भी अदा करते हैं कि उन्होंने महीने भर के उपवास यानी कि महीने भर रोज़ा रखने की ताकत दी। ईद पर ज़कात फित्रा गरीबों और फिर ज़रूरतमंदों के लिए निकाली जाती है। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से निकले उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में अब शामिल होने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा कुछ दिन पहले तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का हिस्सा थे। जदयू में उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष संभाल रहे थे, साथ ही साथ एमएलसी भी थे। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बगावत करके निकले उपेंद्र कुशवाहा नई पार्टी बनाई और उसके बाद अब बीजेपी में जाकर के मिलने वाले हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से अपनी पार्टी का गठबंधन करने वाले हैं। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से अलग होकर के अपनी नई राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन करने वाले उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से बीजेपी के दर पर पहुंच गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके कार्यालय में मुलाकात की है, जहां उपेंद्र कुशवाहा के साथ बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी मौजूद रहे। उपेंद्र कुशवाहा और अमित शाह की इस मुलाकात को बिहार में तेजी से बदल रहे नए राजनीतिक समीकरण के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी नई पार्टी के साथ एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। जहां उपेंद्र कुशवाहा पहले मोदी सरकार में शामिल थे और फिर केंद्रीय मंत्री बने थे। हालांकि उन्होंने बीच में ही पद से इस्तीफा देकर के एनडीए को अलविदा कह दिया था। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अपनी पार्टी रालोसपा का जेडीयू में विलय कर दिया था और नीतीश कुमार के नेतृत्व में भरोसा जताया था। लेकिन पार्टी में रहने के दौरान भी उन्होंने नीतीश लालू गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। वे जेडीयू में होने के बावजूद लगातार नीतीश कुमार पर भी हमलावर थे, लेकिन पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं मिलने की वजह से उन्हें जेडीयू को छोड़ना पड़ा। अब वे नई पार्टी बना करके बीजेपी से गठबंधन करने वाले हैं, जिसको लेकर के महागठबंधन में खलबली मच गई है। दोस्तों बात करते हैं कि वर्तमान समय में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत दुनिया के कई गरीब मुल्कों से भी पीछे है। प्रति व्यक्ति आय में 192 देशों की गणना में भारत का स्थान 142वां है। आपको बता दूं कि एक लिस्ट के अनुसार भारत भूटान, अंगोला और कई गरीब दक्षिण अफ्रीका देशों से भी नीचे है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में जो भी बड़ी अर्थव्यवस्था के देश हैं उनमें सबसे कम प्रति व्यक्ति आय भारत के ही लोगों की है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो अमीर है वह बहुत ज़्यादा अमीर है, जो गरीब है वह बहुत ज़्यादा गरीब है, यानी कि अमीर और गरीब के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जब अमेरिका, जर्मनी जैसे विकसित देशों की तुलना करें तो फिर भारत की प्रति व्यक्ति आय क्रमशः 17 से 20 गुना कम है। जहां यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में औसत एक व्यक्ति सालाना $80,000 कमाता है, वही भारत में एक आम शख्स की आमदनी औसतन $2601 है। बात जर्मनी की करें तो फिर औसत प्रति व्यक्ति आय भारत से करीब 20 गुना ज्यादा है। ब्रिटेन के लोगों की आय भारत की तुलना में 18 गुना ज्यादा है। जापान और इटली की बात करें तो फिर यहाँ के लोग भारत की तुलना में 14 गुना ज़्यादा पैसे कमाते हैं। रिपोर्ट में भारत की हालात इतनी ज़्यादा दयनीय है, बदतर है, ख़राब है कि गरीब मुल्क भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत से काफ़ी आगे निकल गए हैं। आप जानकर के चौंक जाएंगे कि अंगोला, वनातू और साओ टोम प्रिंसिपे जैसे गरीब देशों की स्थिति भारत से भी कहीं बेहतर है।
अंगोला में प्रति व्यक्ति आय $3205 है, जब वनातु में प्रति व्यक्ति आय $3188 है, जबकि साओ टीम प्रीसिसो में प्रति व्यक्ति आय $2696 है। ये दर्शाता है कि मोदी राज में गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया। आप इस नज़र से भी देख सकते हैं कि 2014 के बाद मोदी जब सत्ता में आए तो उन्होंने गरीबों की बात कही, या गरीबों की भलाई की बात कही और गरीबी मिटाने की बात कही, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया। दोस्तों, बात करते हैं कि भारत के कई राज्य तेज गर्मी के थपेरे को झेल रहे हैं। भारत के साथ साथ दक्षिण चीन और थाईलैंड भी इससे अछूता नहीं है। इस बार के अप्रैल को काफ़ी गर्म माना जा रहा है। आलम यह है कि लोग गर्मी से बचने के लिए कई अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी सिर चकरा जाएगा। वैसे सिर चकराने की वजह इसमें तेज गर्मी का नहीं, बल्कि गर्मी के मौसम में टीएमसी के नेता का कंबल बांटने का है। जी हाँ, यानी कि इस चिलचिलाती धूप में लू चल रही है और गर्मी पड़ रही है, और इस गर्मी के मौसम में टीएमसी के एक नेता कंबल बांट रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये बिल्कुल 100% सच है, जिसके देखने के बाद हर कोई हैरान जरूर है। मामला पश्चिम बंगाल का है, जहां पर नादिया जिले के करीमपुर में टीएमसी के विधायक विमलेंद्र सिंह राय गरीबों के बीच कंबल बांटने नजर आ रहे हैं इस चिलचिलाती धूप में, इस गर्मी के मौसम में। वहीं जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो फिर विधायक विमलेंद्र सिंह राय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ईद के मौके पर उन्होंने गरीबों में कपड़े बांटे थे, उन्हीं कपड़ों में ये कंबल भी था जो बट गया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में रिश्वतखोरी लाइलाज बीमारी बन चुकी है। रिश्वतखोरों को ना तो शर्म है, ना हया है, ना डर है। आए दिन गिरफ्तार हो रहे रिश्वतखोरों को देख करके भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुरुवार को निगरानी ब्यूरो ने दरभंगा से एक नहीं बल्कि दो रिश्वतखोर को घूस लेते हुए रंगे हाथ दबोचा है। जहाँ एक रिश्वतखोर कार्यपालक अभियंता तो दूसरा सहायक अभियंता, दोनों को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी के मामले एक बार फिर से बिहार की सुर्खियों में ही। इसको लेकर के सचिवालय से लेकर के पुलिस मुख्यालय तक गंभीर है। बीते माह बिहार सरकार के वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में की जाने वाली समीक्षा को लेकर के भागलपुर सहित राज्य भर के पुलिस जिलों से सहारा समूह के विरुद्ध दर्ज कांडों और फिर उनकी वर्तमान स्थिति को लेकर के रिपोर्ट की मांग की गई है। बीते कुछ सालों में सहारा इंडिया के कार्यालय में खाता धारकों द्वारा उनके बकाया पैसे को मांगने पर दुर्व्यवहार करने और फिर पैसे नहीं देने के मामले में विवाद की घटनाएं सामने आती रही है। ऐसे मामले में कार्यालय के पदाधिकारियों सहित खाता धारकों द्वारा भी कई केस दर्ज कराए जा चुके हैं। दोस्तों, अगर आप भी एटीएम मशीन पर जाकर के रुपए निकालते हैं तो फिर यह खबर आपके लिए जरूरी है। अगर रुपए निकालने के दौरान आपका कार्ड मशीन में फंस जाता है, आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। जहाँ गरवा पुलिस ने एक्सिस बैंक के एटीएम से 33,09,000 रुपए की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 42 नगद यस बैंक के एटीएम कार्ड भी बरामद हुआ है। उन्होंने बताया है कि गिरफ्तार व्यक्ति बिहार के गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र की गजरी गांव का पिंटू कुमार है। उन्होंने बताया है कि 14 अप्रैल को मेराल थाना क्षेत्र के मेराल गांव निवासी सुनील कुमार की तरफ से गरवा थाने में लिखित आवेदन दिया गया था, जिसमें बताया गया है कि पैसे निकासी के दौरान पीड़ित का एटीएम कार्ड एटीएम में ही फंस गया। इस दौरान वहां पर पहले से मौजूद एक व्यक्ति ने उसे ब्रांच ऑफिस जाने के लिए कहा, जहाँ उसकी बात मान करके वे अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक्सिस बैंक के ऑफिस गया, जहां पता चला है कि उसके अकाउंट से 33,09,000 रुपए निकासी की गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। 43 से 44 डिग्री तक तापमान अभी बना हुआ है और इस जानलेवा गर्मी ने एक तरह से अघोषित कर्फ्यू वाले हालात बना दिए हैं। अप्रैल महीने में गर्मी की ये हालात है तो फिर जेठ का महीना अभी बाकी है। इस गर्मी से जहां एक तरफ जल स्तर भी गिरने लगा है तो फिर वहीं रेल की पटरियों को लेकर भी अब भय सताने लगा है। रेल की पटरियां गर्मी में अब टेढ़ी होने लगी है। जी हाँ, दरभंगा में पटरी टेढ़ी मिली तो फिर आनंद फानंद में कुछ दूरी पर ही करीब 2.25 घंटे तक ट्रेन को रोका गया, जब वहीं भागलपुर समेत अन्य रूट पर भी पेट्रोलिंग की जा रही है। ठंड में जिस तरीके से पटरी के सिकुड़ने और टूटने का डर बना रहता है, उसी तरीके से इस प्रचंड गर्मी में रेलवे की पटरी के टेढ़ा होने का खतरा बना रहता है। इस खतरे को देखते हुए भागलपुर रेलखंड में PWI RK सिंह के नेतृत्व में पेट्रोलिंग शुरू कर दिया गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि भोजपुरी सिनेमा की दुनिया में नाम कमाने वाले कई फेमस सितारों ने शुरुआती दौर में आर्थिक तंगी का सामना किया, लेकिन इन स्टार्स ने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत के दम पर अपनी पहचान बनाई। भोजपुरी फिल्मों के एक्शन हीरो की बात की जाए तो फिर यश कुमार पसंदीदा एक्टर हैं। यश ने भी काफ़ी मेहनत के बाद फिल्मी दुनिया में पहचान बनाई है। बताया जाता है कि उन्होंने शुरुआती दिनों में बल्ब बेचे हैं और कई बार मंदिरों में जाकर के खाना खाया है। भोजपुरी फिल्मों में विलेन का किरदार निभाने वाले अवधेश मिश्रा किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अवधेश को भी शुरुआती दिनों में आर्थिक तंगी देखनी पड़ी थी। खबरों की माने तो वे घर खर्च चलाने के लिए ड्राइवर की नौकरी भी कर चुके हैं। जब उनकी पत्नी स्कूल में पढ़ाया करती थी। भोजपुरी सिनेमा में रवि किशन बड़ा नाम है। बॉलीवुड और राजनीति में भी वे अपना अलग मुकाम बना चुके हैं। रवि किशन कई दफ़ा अपने स्ट्रगल के दिनों की चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने एक बार बताया था कि उनके पास इतने रुपए नहीं थे कि माँ के लिए एक साड़ी तक खरीद सके। रुपया के लिए उन्होंने अखबार बेचने का काम भी किया है। खेसारी लाल यादव भी जमीन से जुड़े हुए कलाकार हैं। शुरुआती दिनों में उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। खेत पर काम करने के साथ ही उन्होंने आजीविका के लिए दूध और लिट्टी चोखा भी बेचा है। वहीं पर निरहुआ की बात की जाए तो निरहुआ यानी कि दिनेश लाल यादव को कौन नहीं जानता है। भोजपुरी मनोरंजन जगत में उनके नाम से फिल्में और फिर गाने बिकते हैं। जब उन्हें लोग इतना पसंद करते हैं कि जब फिल्मों में उसकी एंट्री होती है तो फिर लोग कुर्सी से खड़े होकर के तालियां बजाने लगते हैं। ये सफलता पाना उनके लिए आसान नहीं रहा। जब उन्होंने घर चलाने के लिए बहुत छोटी उम्र में ही स्टेज पर काम करना शुरू कर दिया था, तब आज इसकी पहचान है। हम अभी अब बात कर रहे थे भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार्स की। दोस्तों बात करते हैं कि ऑनलाइन ठगी के मामले से निपटने के लिए बिहार के हर जिले में एक साइबर थाना होगा। जब बिहार में कुल 44 साइबर थाने खोले जाएंगे। थाने के इंचार्ज डीएसपी रैंक के पुलिस अधिकारी होंगे। जब एक थाने में 4 इंस्पेक्टरों की तैनाती होगी। जब इनके अलावा 3 दारोगा, 1 प्रोग्रामर, 2 सिपाही और 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत कुल 15 की तैनाती होगी। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने 44 साइबर थाने खोले जाने की गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कि बिहार के सभी जिलों में साइबर थाना खोला जाएगा। प्रदेश में यानी कि बिहार में साइबर थानों के लिए कुल 660 पद मंजूर किए गए हैं। उच्च स्तरीय समिति ने पूर्व से कार्यरत CCSMU के 74 यूनिट में से 44 यूनिट को ही पद बल सहित साइबर पुलिस थाने के रूप में पूर्ण गठित करने की मंजूरी दी है। ये 44 साइबर थाने 38 जिला सहित नवगछिया और बघा पुलिस जिला एवं 4 रेलवे जिला पटना, मुजफ्फरपुर, जमालपुर और कटिहार में खुलेंगे। बिहार में अभी साइबर थाने की व्यवस्था नहीं है। इसकी वजह से आर्थिक अपराध इकाई के अधीन सभी जिलों में 44 साइबर थाना एवं सोशल मीडिया यूनिट्स स्थापित है। बड़े जिलों में 3 से 4 जबकि छोटे जिलों में 1-2 CCSMU कार्यरत है। जहां बिहार में 44 साइबर थाने खोले जाने के बाद करीब 30 CCSU रह जाएंगे। जब साइबर थाने खुल जाने के बाद हर जिले में साइबर अपराध से जुड़ी हुई प्राथमिकी सीधे इन थानों में दर्ज की जा सकेगी। मामले का अनुसंधान भी साइबर थाने के भी पुलिस पदाधिकारी करेंगे। यानी कि आपके साथ कोई अगर ऑनलाइन घटना हो जाती हो, कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, तो आप साइबर थाने में इसकी शिकायत कर सकते हैं जैसे साइबर थाना खुलने के बाद, जिसको लेकर के आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों बात करेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हो रहे एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। दिल्ली पूसा संस्थान में हुए इस कार्यक्रम में पहली बार एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों के साथ रहे इस कॉन्फ्रेंस में देश के नारकोटिक्स पर लगाम लगाने को लेकर के रणनीति बनी है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि मोदी सरकार नशे के खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम 2047 तक नशा मुक्त भारत बना लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि ये हम सबके ख्याल में होना चाहिए कि इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत ड्रग फ्री स्टेट हो जाना चाहिए। जहाँ भारत सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि नशे के खिलाफ लड़ाई में सबको साथ रहना चाहिए। जहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम नारकोटिक्स के खिलाफ काफ़ी सफल रहे हैं। जहाँ नार्को टेरर के नाम से देश की सीमा से नशीले पदार्थ की खेप पहुँचाई जा रही है। कई देश ऐसे हैं जो नशे के खिलाफ लड़ाई में हार रहे हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जारी है, हम जीतेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि गृह मंत्रालय ने नशे के खिलाफ अभियान पर विस्तृत रणनीति बनाई है। उन्होंने कहा कि पहले सभी नार्को एजेंसी को भारत सरकार से पूरी तरीके से मदद नहीं मिली है। इसके लिए सभी को इस लड़ाई में आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में 300 से ज़्यादा प्रतिशत लोग नशीले पदार्थों की ट्रेड करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि आगामी सितंबर के महीने में राजधानी पटना में G20 शिखर सम्मेलन के फौरन बाद से ही देश में 2024 के लोकसभा चुनाव की हलचल तेज होने लगेगी। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर के द्वार दुनिया भर के राम भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा, जहां इससे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि स्थानों पर पर्यटन भी तेजी से बढ़ेगा। इसीलिए ये सवाल तो पूछा ही जाएगा कि क्या अगले आम चुनाव में राम मंदिर चुनावी मुद्दा बनेगा। जिस तरीके से भाजपा राम मंदिर को लेकर के जनता के बीच जा रही है, उससे तो यह स्पष्ट है कि पार्टी इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करेगा। जहाँ 1980 में अस्तित्व में आने के बाद से ही राम मंदिर भाजपा की राजनीति का एक मुख्य आधार रहा है। आपको बता दूं कि एक दौर में भाजपा ने राम और रोटी का नारा दिया था। अगर भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में सत्ता बरकरार रखने में सफल रहती है तो फिर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ही ऐसे पहले राजनेता होंगे जिनकी अगुवाई में कोई पार्टी लगातार 3 बार सत्ता हासिल करने में कामयाब होगी। जब वहीं कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के लिए 2024 का चुनाव एक तरह से अस्तित्व की अंतिम लड़ाई सरीखा है। इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर रख रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण समय पर पूरा हो जाए। ये निश्चित तौर पर मानिए कि राम मंदिर का निर्माण पूरा होने को भाजपा चुनावी मुद्दा बनाएगी। इसका असर सारे भारत पर होगा, इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है। भाजपा धारा 370 जैसे कानूनों को हटाने का श्रेय लेना चाहेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर के बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ जहरीली शराब से हुई जान जाने पर मुआवजे के ऐलान के बावजूद भी बीजेपी की नेता सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ना चाहती है। सासाराम पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार में शराब से हुई जान जाने को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। अश्विनी चौबे ने कहा है कि बिहार की सरकार शराब माफिया को संरक्षण देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के दबाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुआवजा की घोषणा तो की है, लेकिन उसमें शर्तें लगा करके अपनी नीयत का परिचय दे दिया है। दरअसल एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अश्विनी चौबे सासाराम पहुंचे थे। इस दौरान जब मीडिया ने उनसे जहरीली शराब पर से हुई जान जाने पर सवाल पूछा तो फिर मुख्यमंत्री पर बरस पड़े। अश्विनी चौबे ने बिहार सरकार की शराबबंदी नीति पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बिहार सरकार शराब माफिया को पनाह देती है, ऐसे में इस सरकार के रहते शराबबंदी कभी सफल नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि आज सभी शराब माफिया सरकार में बने हुए हैं और गली गली शराब बेची जा रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के संवेदनहीनता के कारण ही बिहार के लोग शराब पी करके मर रहे हैं। जहां नीतीश कुमार पूरी तरीके से अविश्वसनीय और फिर संवेदनहीन हो गए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण शराब पी करके मरने वालों को मुआवजा देने की घोषणा तो किया, लेकिन उसमें भी शर्त लगा करके अपने नियत का परिचय दे दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नीतीश कुमार जहरीली दांत लेकर के घूम रहे हैं और वे किसी को भी काट सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों केंद्र की राजनीति को लेकर के चर्चा में हैं। वे विपक्ष की एकता की बुलंद आवाज बनते जा रहे हैं। जब बीते दिनों दिल्ली दौरे पर विपक्षी नेताओं से मुलाकात के बाद अब सीएम नीतीश कुमार पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं, जहां वे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी एकजुटता को लेकर के सीएम नीतीश कुमार की ममता बनर्जी से बात हो सकती है। मिली जानकारी के अनुसार सीएम नीतीश कुमार इस महीने के अंत में पश्चिम बंगाल जा सकते हैं। सूत्रों के माने तो सीएम नीतीश कुमार 25 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं, जहां बंगाल सीएम ममता बनर्जी से वो मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, जहां वे विपक्षी नेताओं को ममता बनर्जी से हुई बातचीत के बारे में जानकारी देंगे। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी एकजुटता को लेकर के सीएम नीतीश कुमार की ममता बनर्जी से बात हो सकती है। वहीं बुधवार को उत्तराखंड के पूर्व सीएम एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत पटना में स्थित सीएम नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर जाकर के उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर के कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने कहा है कि उनकी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राजनीतिक बातचीत हुई है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है कि उन्हें पार्टी हाईकमान द्वारा लिखी गई खास मिशन पर पटना भेजा गया था। वहीं कांग्रेस महासचिव ने बुधवार शाम नीतीश कुमार से हुई अपनी मुलाकात का सोशल मीडिया पर फोटो भी शेयर किया है और लिखा है कि 2024 में विपक्ष की एकता की बुलंद आवाज नीतीश कुमार है। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के लगभग सभी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर गए हुए थे। नीतीश कुमार ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जाकर के उनसे मुलाकात की है। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और फिर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। इसके अलावा दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से भी नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी।
दोस्तों बात करते हैं कि हमारे देश में कई राज्य हैं जहाँ इन सभी राज्यों की अलग अलग विशेषता है। जहाँ कई राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए फेमस है तो फिर कोई राज्य फसल उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है। तो कई राज्यों में हिस्टोरियल मूवमेंट्स की भरमार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत के कौन से राज्य अग्रणी हैं, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत के कौन से राज्य सबसे आगे हैं। भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, आइए आपको बताते हैं। तो बात करते हैं कि साउथ इंडिया में मौजूद केरल राज्य को देश का सबसे पढ़ा लिखा राज्य कहा जाता है। केरल साक्षरता के मामले में नंबर 1 पर है। रिपोर्ट्स की माने तो केरल की साक्षरता दर करीब 94% है, यानी कि 100 लोगों में से 94 लोग पढ़ा लिखा है, जो अन्य राज्यों से काफ़ी अधिक है। केरल के बाद दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप का नाम आता है। रिपोर्ट्स के अनुसार लक्षद्वीप की साक्षरता दर 91.85% है। लक्षद्वीप अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। देश विदेश से सैलानी यहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं। देश के तीसरे सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाले राज्य की बात करें तो फिर नॉर्थ ईस्ट में स्थित खूबसूरत और शांत राज्य मिजोरम का नाम आता है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि मिजोरम की साक्षरता दर 91.33% है। अगर हम देश के चौथे सबसे अधिक साक्षरता दर वाले राज्य के बारे में बात करें तो फिर ये राज्य सैलानियों की पहली पसंद में से एक है। ये राज्य अपने समुद्री बीचों की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध है, फेमस है। जी हाँ, एक रिपोर्ट्स के अनुसार गोवा की साक्षरता दर 87.7% है। 5वें नंबर पर भी नॉर्थ ईस्ट का राज्य त्रिपुरा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक त्रिपुरा की साक्षरता दर 87.22% है। दोस्तों अब बात करते हैं कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने बीते दिनों बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद बीजेपी में जाने की अटकलें तेज थी। जहां वहीं एक टीवी चैनल पर भी इंटरव्यू में पवन सिंह ने चुनाव लड़ने को लेकर के बयान भी दिया था। इस बीच खेसारी लाल यादव एक कार्यक्रम को लेकर के बुधवार को पटना पहुंचे थे, जहां उन्होंने राजनीति से जुड़े हुए सवाल पर बड़ा बयान दिया है। दरअसल खेसारी लाल यादव एक कार्यक्रम को लेकर के बुधवार को पटना आए थे, जहां कार्यक्रम के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दिया। राजनीति से जुड़े हुए सवाल पर खेसारी लाल यादव ने कहा है कि अगर हर कोई राजनीति ही करेगा तो फिर हीरो कौन रह जाएगा। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि उन्हें हीरो ही रहने दिया जाए। मनोज तिवारी रवि किशन निरहुआ को लेकर के कहा कि वो बड़े भाई लोग संभाल रहे हैं, ये कम थोड़ी है। एक परिवार से अगर हर आदमी एक ही काम करेगा तो फिर बाकी भी तो कई सारे काम हैं, वे कौन करेगा। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि आज वे लोगों के दिलों में हैं जो लोगों के लिए हीरो है। जिंदगी में हर काम हर आदमी नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा है कि मेरे बड़े भाई अच्छा काम कर रहे हैं, मैं हमेशा सहयोग के लिए साथ हूँ। जब मुझे जिस विधा के लिए लोगों ने चुना है और प्यार दिया है, मैं उसी के साथ जाना चाहता हूँ। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सभी भूमि सुधार उप समहर्ता को अंचल के हर एक काम की निगरानी करने का निर्देश दिया है। इसका मकसद लोगों को तय समय पर दाखिल खारिज लगान, LPC, परिमार्जन जैसी सुविधाओं का लाभ उपलब्ध करवाना है। इसके साथ ही राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों को भूमि सर्वे को 1 साल के अंदर पूरा करने के सहयोग करने के लिए कहा गया है। ये निर्देश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने दी है, जब वे बुधवार को लगातार दूसरे दिन पटना में शास्त्री नगर में स्थित सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में DSLR की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यह देश का एक बड़ा वर्ग कृषि से जुड़ा हुआ है और किसान देश में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप भी किसान हैं तो फिर यह खबर आपके लिए है, क्योंकि अभी हम आपके लिए फायदे की खबर लेकर आए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार किसानों के लिए 60% तक की सब्सिडी देती है, ताकि किसानों को इस योजना का भरपूर लाभ मिल सके। भूजल स्तर और बिजली गिरने से किसानों के लिए चिंता एक बड़ी समस्या है। इसके चलते किसान विभिन्न विकल्पों की ओर रुख करते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने PM कुसुम योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप मिलेगी, ताकि किसानों को खेती करते समय किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सोलर पंप पर सब्सिडी सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि किसान पंचायतों और फिर सहकारी समितियों को भी दी जाएगी। इस पर किसानों को 60% तक सब्सिडी मिलेगी। इस सोलर प्लांट को लगाने के लिए किसानों को 30% कर्ज मिलता है। इस परियोजना की लागत का केवल 10% ही किसान द्वारा वहन किया जाता है। सौर ऊर्जा संयंत्र लगा करके किसान अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। 4-5 एकड़ जमीन पर सोलर पावर प्लांट लगा करके 15 लाख यूनिट बिजली पैदा की जा सकती है। अगर बिजली विभाग 3 रुपये 7 पैसे खरीदता है तो फिर उसे आसानी से 45 लाख रुपए की सालाना आय हो सकती है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सारण जिले में सरकारी कर्मचारी के पहनावे को लेकर के फरमान जारी किया गया है। सारण के जिलाधिकारी ने सभी सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस में जींस और टी शर्ट पहन करके आने से मना कर दिया है। इसके अलावा कर्मचारियों को आई कार्ड को गले में लटकाने को कहा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आदेश के पीछे का उद्देश्य कार्यालयों में कार्य संस्कृति को बदलना है। आपको बता दें कि सारण के जिलाधिकारी अमन समीर ने करीब एक हफ्ते पहले ही पदभार ग्रहण किया था, जहां उन्होंने कहा है कि वे विभाग का औचक निरीक्षण भी करेंगे, साथ ही स्थिति जानने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। उन्होंने कर्मचारियों को नए दिशा निर्देशों, विशेष रूप से ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करने की चेतावनी भी दी है। ये भी कहा गया है कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों को दंडित दिया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने भी राज्य के अस्पतालों में डॉक्टरों को डेनिज, जींस, प्लाजो, बैकलेस टॉप और स्कर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। जब पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सचिवालय और फिर सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों के टी शर्ट और फिर जींस पहनने पर रोक लगा दी थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग में स्थित लोक संवाद में संभावित बाढ़, सुखाड़ एवं अन्य आपदाओं की पूर्व तैयारी की समीक्षा की है। इस बैठक में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक ने इस वर्ष मानसून सत्र के दौरान वर्षपात पूर्वानुमान की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि अप्रैल मई महीने में देश के अधिकांश हिस्सों, जिसमें बिहार राज्य भी शामिल है, जहां अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर औसत से अधिक रहने की संभावना है। इस अवधि में लू चलने की संभावना जब बताई गई है। मानसून ऋतु में 96% औसत वर्षा होने तथा बिहार में 952 मिलीमीटर वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महीन धुलकण के कारण शहरों का पारा बढ़ा हुआ है। विशेष करके प्रदूषक तत्व PM 2.5 की इसमें बड़ी भूमिका है। प्रदूषण से वायुमंडल में एक आवरण बन रहा है, जो शहरों में दिन में बने तापमान को रात तक बनाए रख रहा है। विशेषकर प्रदूषक तत्व PM 2.5 की इसमें बड़ी भूमिका है। जब प्रदूषण से वायुमंडल में एक आवरण बन रहा है, जो शहरों में दिन के बने तापमान को रात तक बनाए रख रहा है। अच्छा, ये तथ्य पटना, गया, रांची, जमशेदपुर और सिलीगुड़ी के बढ़ते तापमान में प्रदूषक तत्व PM 2.5 के योगदान को लेकर के हालिया अध्ययन में सामने आया है, रिसर्च में सामने आया है। जब रिसर्चकर्ताओं ने इन पांचों शहरों में सबसे उच्च ताप की स्थिति के आधार पर पटना को नंबर 1 पर रखा है। इसके बाद गया, रांची, जमशेदपुर और सिलीगुड़ी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में टीचर बनने की चाहत रखने वाले छात्र छात्राओं के लिए ये काम की खबर है। जब बिहार में जल्द ही नई शिक्षक नियमावली के तहत बहाली होने वाली है। ये बहाली कुल 6 भाषाओं में लिए जाएंगे। इसको लेकर के सभी जिलों से रिक्तियां भी मांगी गई है। इसके बाद अब राज्य के प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा। दरअसल बिहार के 70,000 से अधिक प्राइमरी और फिर मध्य स्कूलों में नई नियमावली के तहत उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, हिंदी और फिर अंग्रेजी भाषा सहित 9 कैटेगरी के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। भाषा विषय के अलावा गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अन्य सामान्य विषय हैं। इन सभी विषयों में जिलों से विषयवार रिक्तियां मांगी गई है। एक अनुमान के अनुसार बिहार के प्राथमिक स्कूलों में तकरीबन 90,000 से ज़्यादा रिक्तियां हैं। ऐसे में अब जिलों द्वारा रिक्तियां भेजे जाने के बाद नई नियमावली के तहत इन पदों के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं स्थापना जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को लिखे पत्र में कहा गया है कि नियमावली 2023 के आलोक में शिक्षकों की नियुक्ति की कार्यवाही से पहले पदों का समायोजन भी किया जाना है। कुछ दिन पहले हुई बैठक में भी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से रिक्तियों को अविलंब भेजने के लिए चेतावनी भी दी गई है। आपको बता दें कि बिहार के प्राथमिक स्कूलों में करीब 90,000 से अधिक रिक्तियां होने का पूर्वानुमान है, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की रिक्तियां पहले ही तलब की गई है। इसके लिए 20 अप्रैल तक की समय सीमा तय की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बढ़ती गर्मी और फिर लू के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भीषण गर्मी में घर से बाहर निकलना लोगों के लिए चुनौती बन गया है। खास करके स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रोहतास जिला प्रशासन ने बच्चों को राहत देने का फैसला किया है। जहां रोहतास जिले में स्कूलों के संचालन का समय बदल दिया गया है। अब जिले के सभी स्कूलों का संचालन सुबह 6:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक ही किया जाएगा। दरअसल रोहतास में लू और बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव का आदेश दिया है। जब डीएम के आदेश के मुताबिक 20 अप्रैल से अगले आदेश तक प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक स्तर तक के स्कूलों का संचालन सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक किया जाएगा। जहाँ 2 शिफ्ट वाले प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की तरह संचालित होंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि भारत जनसंख्या के मामले दुनिया में पहले पायदान पर पहुंच रहा है और वह चीन को पछाड़ रहा है, जहां भूखमरी और फिर गरीबी जैसे हालातों पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हिंदुस्तान के लिए ये एक अच्छी खबर नहीं कहा जा सकता है। आंकड़ों से पता चलता है कि मौजूदा समय में देश की जनसंख्या की औसत आयु 28 वर्ष है। यह आंकड़े बीते दिन संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA की रिपोर्ट के आधार पर वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोटेक्टर्स में दिए गए हैं। अच्छा, वहीं अगर चीन की बात करें तो फिर वहां औसत आयु 39 साल है। चीन के मुकाबले भारतीय युवा 10 साल छोटे हैं। विश्व रैंकिंग के मुताबिक युवाओं के मामले में भारत 94वें स्थान पर है, जबकि चीन 170वें स्थान पर है, जहां ये अनुमान 237 देशों का आकलन करने पर लगाया गया है। क्षेत्रीय विश्लेषण से मालूम पड़ा है कि एशिया में युवाओं की औसत आयु 31.9 साल है, यानी कि पौने 32 साल है, जो कि दुनिया में तीसरे सबसे यंगेस्ट जियोग्राफिक ग्रुप है। अफ्रीका में औसत सबसे ज़्यादा युवा हैं, यहाँ 18 साल औसत आयु है, जब वहीं लैटिन अमेरिका में 31 साल है, जो कि एशिया से कुछ ही कम है। जब उत्तर अमेरिका की 38 साल है और यूरोप की 42 साल आयु है। दोस्तों बात करते हैं कि अक्सर बच्चों की परवरिश का ज़्यादा समय माँ के साथ गुजर जाता है। ऐसे में ये धारणा बन गई है कि पिता अकेले बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं, लेकिन कई पिता इन सब मिथक को तोड़ करके नई इबारत लिख रहे हैं। ऐसे पिता अपनी पत्नी के आकस्मिक निधन के बाद दूसरी शादी से इनकार करके माता पिता दोनों का प्यार बच्चों को दे रहे हैं। इसकी बानगी यूपी के बलिया में कमलेश है, जो पिता का फर्ज निभाने के साथ साथ बच्चों को माँ का दुलार भी दे रहे हैं। जहाँ अपनी बच्ची को पेट से बांध करके लगा करके 2 जून की रोटी की जुगाड़ में जुटा कमलेश सोशल मीडिया के कारण चर्चा का केंद्र बन गया है, जो आपको अभी केडीबी लैब के माध्यम से अवगत करा रहा है। करीब 6 माह पहले एक हादसे में पत्नी की जान जाने के बाद से कमलेश दूध मुही बच्ची को सीने से बांध करके ई-रिक्शा चला करके अपने परिवार के भरण पोषण में जुटा है। इस दौरान कमलेश अपनी दिव्यांग मां की देखभाल भी पूरी तमन्यता से करता है। हम आपको यह खबर इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आज के ज़माने में जहां बेटा माँ बाप को छोड़ करके, माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ करके अपना अलग मौज कर रहे हैं, साथ ही परिवार पर ध्यान कम जाता है। किसी व्यक्ति तो 2-3 शादी भी कर लेते हैं, फिर भी अपने बच्चों को सही ढंग से नहीं पाल पाते हैं, सही ढंग से परवरिश नहीं हो पाती है बच्चों की। वहीं पर कमलेश की जिंदगी को देख करके लोगों को सीखना चाहिए। उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो कहते हैं कि आज के बाप सही ढंग से बच्चों की परवरिश नहीं करता है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम है जिसने कई पार्टियों को सत्ता दिलाई है। केंद्र में अपनी प्रचार रणनीति के तहत बीजेपी को सत्ता दिलाई तो पंजाब में कांग्रेस को जीत दिलाई। बिहार में बिना बीजेपी के नीतीश को अपनी चुनावी रणनीति से नीतीश सीएम की कुर्सी तक पहुंचाई। लेकिन प्रशांत किशोर कभी एक के साथ नहीं रहे, न जेडीयू के साथ, न कांग्रेस के साथ, न ही बीजेपी के साथ। अब प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव के लिए खुद मैदान में उतर गए हैं। हाल ही में नीतीश के बेहद करीबी माने जाने वाले प्रशांत किशोर अपनी जनसुराज यात्रा पर हैं। 1-2 दिनों से ही नहीं बल्कि वे 190 दिनों से पैदल चल रहे हैं। और साथ ही प्रशांत किशोर ने ये दावा किया है कि वे अगले 2 साल तक ऐसे ही चल करके जनता के बीच जाएंगे। जहाँ प्रशांत किशोर की सोच है कि बिहार में वो एक नई इबारत लिखे, जहाँ नई पार्टी को जन्म दे और परंपरागत जो वोट देते आ रहे हैं बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी को, उनसे छुटकारा पाएँ और जनसुराज को समर्थन दे। जब प्रशांत किशोर भी इन पार्टियों को लगातार कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पार्टी सालों साल बिहार में राज कर रही है, लेकिन बिहार आज तक पिछड़ा क्यों है, बिहार के लोग आज इतना गरीब क्यों हैं, जब बिहार के लोगों की उत्थान के लिए क्या किया है इन्होंने, कोई जवाब नहीं है। जब अगर इन सब से छुटकारा चाहते तो जनसुराज है, जनसुराज की तरफ आइए और हमारे साथ दीजिए, ये कहना है प्रशांत किशोर का। जब प्रशांत किशोर का सीना उस वक्त और ज़्यादा चौड़ा हो गया जब उनके समर्थन से एक व्यक्ति एमएलसी बने, जी हाँ, आफाक आलम। जब प्रशांत किशोर इस जीत से इतने उत्साहित हैं कि आने वाले चुनाव के लिए वे पूरी तरीके से रणनीति बना चुके हैं कि अब आने वाले चुनाव में चाहे जैसे भी हो पूरे बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। ना इसमें बीजेपी आएगी, ना जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, किसी का साथ नहीं चाहिए, बस बिहार की जनता का साथ चाहिए। प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि राजनेता आपके बच्चे का भविष्य तय नहीं करता है, आप तय करते हैं। आज जो बिहार इतना पीछे है, आप अपने बच्चों को देखिए और वहाँ पर लालू के बेटे को देखिए। लालू को अपने बच्चा का चिंता है, अपने बेटा का चिंता है कि मेरा बेटा कैसे मुख्यमंत्री बने, और आपको अपने बेटा का चिंता नहीं है कि आपका बेटा क्या करता है। जिस दिन आपको अपने औलाद की चिंता होने लगेगी उस दिन बिहार तरक्की कर लेगा।
दोस्तों बात करते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें कुछ बनना होता है, वे हर हाल में अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं और अपने सपनों के लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। जब कुछ ऐसा ही किया बिहार के एक लड़के ने, जो आर्थिक तंगी के चलते घर पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर पाया, लेकिन तेज दिमाग से उसने कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। जब बिहार के मुजफ्फरपुर के सुजावलपुर गांव के एक लड़के रिकी शर्मा ने थर्माकोल बक्सों का इस्तेमाल करके लड़ाकू विमान का मॉडल बना दिया। रिंकू इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन पैसे के अभाव में, यानी कि पैसे नहीं रहने के कारण पढ़ाई नहीं कर सका। जब रिकी कला में स्नातक है और उन्होंने विज्ञान में कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त भी नहीं किया है, जब इसके पास ज़्यादा उपकरण नहीं है, लेकिन रिकी ने फिश कैन के इस्तेमाल होने वाले थर्माकोल से F-22 चैप्टर मॉडल फाइटर प्लेन बनाया है, जो 300 फीट तक उड़ सकता है। जब रिकी उस विमान को गांव में उड़ाता है तो फिर उसकी आवाज़ सुनकर के लोग घर से बाहर निकल आते हैं और आसमान की तरफ देखने लगते हैं। रिकी ने इसे सिर्फ 1 हफ्ते में बनाया है, जिसे बनाने में 7,000 रुपये खर्च आया। जी हाँ, उनके पिता यानी कि नवल किशोर शर्मा लकड़ी का काम करने के साथ साथ साउंड सिस्टम का भी काम करते हैं। रिकी 9वीं क्लास से इसे बनाने के बारे में सोच रहे थे। रिकी के माता पिता का कहना है कि आर्थिक तंगी के चलते, यानी कि पैसे नहीं रहने के कारण, हम उसे पढ़ाई नहीं पढ़ा पाए, लेकिन उनका बेटा इतना टैलेंटेड है कि वे अक्सर नई नई चीज़ें बनाने में लगा रहता है। रिकी के इस टैलेंट को देख करके गाँव के लोग भी काफ़ी खुश हैं। उनका मानना है कि अगर रिकी को सरकार से कोई मदद मिलती है तो फिर वे ज़रूर अच्छी पढ़ाई कर पाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। इसको लेकर के कठोर सज़ा का प्रावधान भी है। हालांकि इस कानून में कई बार संशोधन भी किया गया है और पिछले ही दिनों नीतीश कुमार, जो अब तक कहते थे कि जो पिएगा वो मरेगा, उन्होंने खुद से ये कह दिया है कि जहरीली शराब के कारण जान जाने पर सरकारी मदद दी जाएगी। इस बीच अब सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर के भाजपा ने फिर से जोरदार हमला बोला है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को पलटू राम कह दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार वे पलटू राम है जो आए दिन बार बार पलट जाते हैं। यहीं पर नहीं, वो तो राजनीति में पलटते भी हैं। अब उन्होंने अपने कानून पर ही पलट गए हैं। यानी कि सम्राट चौधरी का कहना यह है कि नीतीश कुमार पहले जो कहते थे कि जो पिएगा वो मरेगा, पी करके मरने वालों को किसी कीमत पर मुआवजा नहीं दिया जाएगा, अब वो खुद पलट गए, कानून को भी पलटा दिए हैं। जी हाँ, अपना खुद का बनाया हुआ कानून पलटा करके अब मुआवजा देने लगे हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।